जी, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Since there are very few members who have joined yet, so I'll wait for a few more minutes so that if someone else can join the meeting, then हम अपने discussion को continue करते हैं जी. But till that time, if you have any query, any question in your mind, you may raise. जी, Nabila, you can ask your question. Assalamu alaikum, sir. Sir, I had a question जो high low method आपने कल practice questions share किए थे उसमें से था the first question of the exercise set, sir, उसमें different relevant ranges given हैं, right? So to find the mixed cost की variable cost की amount and all that, so उसके लिए हर relevant range के लिए हम high and low different लेंगे या सिर्फ one लेंगे? जी, exactly. High low different लेंगे. बियॉन्ड रेलेवेंट रेंज जाएंगे तो जो फिक्स कंपोनेंट होगा उस मिक्स कॉस्ट के अंदर वो भी चेंज हो जाएगा. सर इसमें जैसे रेंट एक्सपेंस है वो तो 5000 है और उससे वो फिर 8000 पे शिफ्ट हो रहा है, दैट इज ऑल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? इवन दो रेलेवेंट जो रेंज है वो चेंज हो रही है जी. लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल है सर उसमें जो 1000 यूनिट से लेके 3000 यूनिट्स तक है उसमें तो निकल आया है वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन बियॉन्ड दैट जो 4000 टू 9000 यूनिट्स हैं एंड देन 10000 टू 12000 यूनिट्स हैं उसमें से मेरे से नहीं हो रहा था. अच्छा जी, क्या उसमें क्या इशू आ रहा है, ज़रा इशू बताइएगा. मैं वो क्वेश्चन पहले शेयर कर लूँ स्क्रीन पे ताकि सर उसमें जो 4000 टू 9000 की रेंज है उसमें से 4000 हमने लो लेना है एंड 9000 हमने हाई लेना है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है एंड देन इन दोनों की जो कॉस्ट है उनका भी डिफरेंस लेना है. लेट मी शेयर द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके सर. जी. So this is the question. Output and units is given to you. Rent expenses is given to you. In fact, ये मिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देखिए डायग्राम द बिहेवियर लिखा हुआ, देन डिटरमिन द रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी फॉर दिस प्रोडक्ट. जनरली जो हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है वो ये है कि डायरेक्ट मटेरियल हो या डायरेक्ट लेबर हो वो प्योर वेरिएबल कॉस्ट होती है. ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, कम बनाएंगे तो कम हो जाएगी. फाइन. सो अपेरेंटली. और दूसरा हमने डायरेक्ट मटेरियल के बारे में अगर ये सुना तो इसमें साथ ये भी सुना वेरिएबल कॉस्ट जो इन टोटल चेंज होती है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है. सो अगर हम फर्स्ट वाले लेवल पे देखें 6000 का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है फॉर 1000 यूनिट्स, तो इसका मतलब 6 पर यूनिट बनता है, जबकि 9000 कॉस्ट है फॉर 2000 यूनिट्स. यूनिट्स डबल होने से कॉस्ट डबल होनी चाहिए थी अगर ये प्योर वेरिएबल है. सिंस इट इज़ नॉट बीइंग डबल्ड तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक मिक्स्ड कॉस्ट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फिक्स कंपोनेंट होगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल कंपोनेंट होगा. इसी तरह से 3000 यूनिट्स के लिए 11700 है. तो ये पहली जो हमारी रेलेवेंट रेंज बन रही है ये हमें ऐसे पता चल रही है कि जो फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट है जिसे रेंट एक्सपेंस कहा जा रहा है वो 1000 यूनिट्स हों, 2 हों या 3 हो, 5000 ही है. जब बियॉन्ड 3000 जाते हैं तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है रेंट वाला वो चेंज हो जाता है, 8000 को टच कर रहा है. तो जो पहली रेलेवेंट रेंज है वो अप टू 3000 यूनिट्स है. दूसरी रेलेवेंट रेंज जो है वो अप टू 9000 यूनिट्स है. और जो तीसरी रेलेवेंट रेंज है
वो अप टू 12,000 यूनिट्स है, 10 से 12 तक। तो हर रेलेवेंट रेंज के अंदर रहते हुए अगर आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। सो अगर कोई मिक्स्ड कॉस्ट भी है तो मिक्स्ड कॉस्ट के अंदर एक कंपोनेंट फिक्स कॉस्ट का है। सो अगर आप पूरे डेटा का हाई लो मेथड लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आपको रेंज वाइज ही चलना पड़ेगा। तो 1 से 3000, इसमें हाई और लो एक्टिविटी 3 और 1000 है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 2000 और 11700 और 6000 का डिफरेंस ले लें, इसको डिवाइड करें 2000 से, तो पर यूनिट वेरिएबल कंपोनेंट निकलेगा, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें 1000 से, तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, 6000 में से माइनस कर लें। तो ये पहला वाला लेवल है। फिर दूसरे लेवल पे आ जाएं, 4 से लेके 9000 तक। तो 4 लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है और 9000 हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है। तो 12,000 और 27,000 का डिफरेंस लेंगे, दोनों के डिफरेंस को 4 और 9 का डिफरेंस 5,000 यूनिट से उनसे डिवाइड करेंगे, पर यूनिट वेरिएबल रेट मिलेगा। पर यूनिट वेरिएबल रेट को 4000 से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा, 12 में से वो माइनस कर लें तो बाकी आपका फिक्स्ड एलिमेंट होगा। फिर 10 और 12,000 की रेंज जो है, अब ये इस दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2000 यूनिट्स का है, और जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो 34 और 54, दोनों का डिफरेंस 20,000 बनता है। सो 20,000 को जो डिफरेंस है 2000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वेरिएबल कंपोनेंट जो बनेगा वो 10 होगा, और उस 10 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा। 34 और 54 का डिफरेंस। सर जो 1000 से 3000 यूनिट्स है वो तो सॉल्व हो गया है, लेकिन 4000 टू 9000 यूनिट्स आई थिंक दैट इजंट मिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे जो है वो ठीक है, सेम $3 आ रही है निकल पर रही है। यूनिट, जी ठीक है। तो $3। दैट्स ग्रेट, इसका मतलब ओके, फिर बट ये 10,000 टू ऑब्वियसली 11,000 अगेन उसमें फिर कुछ समझ नहीं आ रही, बिकॉज अरे इट्स अगर डिफरेंट। अगर आपको 3.4 बनेगा और 42 को अगर 11 से डिवाइड करें तो क्या बनता है? सर वो 3.81 बन 42,000 रहा है। ओके, और अगर 54 को भी डिवाइड कर लें एक दफ़ा 12 से, 4.5। तो हर लेवल पे डिफरेंट आ रहा है, ऐसे ही। राइट सर। तो इसका मतलब ये है कि ये मिक्स्ड कंपोनेंट होगा, इसमें कोई ना कोई फिक्स एलिमेंट भी होगा। तो 34 54 का जो डिफरेंस है वो 20,000 है, राइट। और 10 और 12 की डिफरेंस है ये 2000 है। इसको डिवाइड करेंगे, अगेन वेरिएबल रेट 10। निकालेंगे और फिर उसमें से फिक्स एलिमेंट सर अलग लेकिन जब कर हम लेंगे। 10 को फिर 12,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज कमिंग 120,000। 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12,000 यूनिट से, अच्छा, जो तो वो आपका तो हमारी रेट कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है। 10 का ओके। रेट आ रहा है ना, हम्म। तो वो अच्छा तो जी, हमारी जो 10 पर टोटल यूनिट कॉस्ट है रेट का, उससे ज्यादा आ रहे हैं फॉर बोथ, फॉर 10,000 यूनिट्स एंड फॉर 12,000 यूनिट्स। ओके। ठीक, ओके, लेट मी चेक इट। I'll revert back after going through in detail. मैं आपको थोड़ा ओके सा सर। इसको apparently it look like शायद कोई डाटा में confusion है, क्योंकि obviously अगर 10,000 को 10 पर यूनिट से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100,000 बनता है। 100,000 अगर कॉस्ट है तो 34 में से तो 100,000 नहीं हो सकती। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। ओके, लेट मी चेक एंड आई विल रिवर्ट बैक। राइट सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो नो सर, बाकी तो हो गए हैं। जो बजटिंग से रिलेटेड, इसके अलावा एग्जाम पेपर्स के कुछ क्वेश्चन शेयर किए गए थे, अगर उनको भी किया है और किसी और ने किया है, आपने किया है, इफ एनीवन एल्स वांटेड टू आस्क, जी जहाज़ेब आप पूछिएगा। जहाज़ेब, यू आर अलाउड टू टॉक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इसमें से मैं ये क्वेश्चन है, इसमें से सर एक मिनट सर, ये यही स्लाइड में जो क्वेश्चन है इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट का है सर, यही जो सेम स्लाइड है सर, इसी में से
इसमें से क्वेश्चन है E5 एक E511। सेकंड, जी सर। लेट मी ओपन इट अगेन। मैंने बंद कर दिया था। जी जेंटलमैन बताइएगा कौन सा वाला कह रहे हैं? E56B, ये ऊपर ऊपर ये सेम सर ये। जी, the friendly inn is trying to determine break-even point. The inn has 50 rooms that it rents $120 per night. Operating cost है follows: salaries per month बताई गई हैं, तो fixed cost है, utilities per month fixed है, depreciation per month है, fixed cost है, maintenance 2000 per month है, fixed cost है, maid services $32 per room variable cost है, other cost 40 per room variable cost है। So 120 आपका सेल प्राइस है, दूसरे लफ्ज़ों में रेवेन्यू पर नाइट जो रूम से मिलेगा, और जो पर रूम आपको वेरिएबल कॉस्ट फेस करना पड़ती है वो 32 और 40 की है। जी ये सर। 72 बनती है, 120 में से 72 माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिलेगा 48। 48। तो फिक्स कॉस्ट को सम कर लें आप, 10,500 1500, ये 12,000 हो गया, 12 और 4 16 और 2 18। 18,000 शायद, 18 शायद 18,000 को आप जी 18,000 को 48 से डिवाइड करें, बताइएगा क्या आता है? सर। एक मिनट, 18,000 डिवाइडेड बाय 48 सर 375। तो 375 रूम नाइट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। सर वो थ्री पर मंथ मांग रहे हैं, पर जी पर मंथ मांग रहे जेंटलमैन पर मंथ ही बता रहे हैं, हैं। जी ये सर पर जी। मंथ ही बताया। आपको कैसे पता चला कि ये एक दिन का है? 50 तो कमरे हैं सारे आपके पास, तो नहीं 50। सर ये नहीं, मेरा मतलब है सर ये देखें, वो उन्होंने कहा 50 रूम्स इट रेंट्स 120 आ नाइट। ठीक है, इसको 30 से नहीं अगर करेंगे 50 का, इसको अगर 30 से नहीं सर, नहीं करेंगे मेरे दोस्त, मैं यही तो 30 आपको दिन से। समझा रहा हूँ। जी सर, जी सर ठीक मेरा है। पॉइंट समझे, मैंने जवाब क्या बताया जरा बताएंगे? 375 जी रूम नाइट्स मैंने बोला है, मैंने जी रूम्स नहीं बोला। जी सर। 375 कमरे होंगे तो ब्रेक इवन होगा, ऐसा कोई होटल नहीं होगा जिसमें 375 कमरे अगले बना छोड़ेंगे। प्राइमरली वो रूम जो है वो रेंट पे चढ़ता है। आज आपने लिया, आप चाहे मिड डे में छोड़ के चले जाएं तो भाई मुझे आप पैसे दे के जाएंगे। आप 2 घंटों के लिए स्टे करें, 4 के लिए करें, आपको मुझे पैसे देने हैं, तो मैं आपसे पर नाइट चार्जेस लेता हूँ, वो 120 या नाइट है, ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये पर रूम की, अब आप खुद समझे, एक जी रूम सर अगर समझ। रेंट पे चढ़ेगा, अगर रेंट पे वो जैसे होटल्स में होता है कि आपको रूम फर्निश करके दिया जाता है, आप छोड़ के जाएंगे तो वो बेड शीट भी बदलेंगे, उसकी सफाई भी करेंगे, जो उसकी सप्लाईज होती जी हैं वो रिफर्बिश करेंगे। आपने जो सोप अंदर पड़ा हुआ था उसको आधा यूज़ किया वॉशरूम में, जाते हुए साथ अगर नहीं लेके गए तो वो सोप उनके किसी काम का नहीं है, ले भी जाए तो वो सही उनके सर। किसी काम का नहीं है, उनको वो सारी सप्लाईज दोबारा रखनी पड़ेंगी। रूम जितने ऑक्यूपाइड होंगे उतने रूम्स की सफाई होगी। अगर एक रूम फर्निश होके पड़ा हुआ है, आपने बेडशीट लिनन वगैरह सारा चेंज कर दिया है, और जी आप सर। उसको 4 दिन 8 दिन 10 दिन वो किराए पे नहीं चढ़ता भाई, तो वो ऐसे के वैसे ही वन टाइम कॉस्ट होती है। तो ये मेड सर्विसेज लिखा हुआ है या अदर, इसको हम टेक्निकली वो रूम सर्विस के जो चार्जेस होते हैं, इस जी तरह की बातें हो रही हैं। तो वेरिएबल ये कॉस्ट। वेरिएबल कंपोनेंट है, 120 अ नाइट रेवेन्यू मिलेगा। और अगर एक नाइट के बाद वो रूम स्पेयर भी हो जाता है तो आपको जो मेड सर्विसेज देनी पड़ती हैं और अदर कॉस्ट बेयर करना पड़ती है पर रूम, वो 72 रुपीज़ है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर रूम नाइट निकला है आपका। और जो पूरे महीने की कॉस्ट ऊपर लिखी हुई है, ये सारे के सारे रूम्स की है, पूरे होटल की, पूरे इन की कॉस्ट है, इसको डिवाइड किया आपने 48 से, तो यू कैन कम अप विद 375 नाइट्स। यानी ये 375 नाइट्स अगर आपके रूम चढ़ेंगे किराए पे तो मिलेगा, तो आपका ब्रेक इवन होगा। आप इसको साबित करना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, फिर आपको समझ आएगा। 375 इंटू 120 करिएगा ज़रा, जी बताइएगा। 375 इंटू 120, जहाँ जेब साहब इधर ही हैं।
जी जाज़ेब साहब, कैन यू हेयर मी? जी जाज़ेब साहब। 45,000 सर। अच्छा जी, आप गायब हो गए थे दरम्यान में। 45,000। अच्छा जी, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट 375 इंटू 72। 375 into 72, 27,000। 47,000 27,000 सर। 47,000 जनाब। 27,000 अच्छा 27,000 सर। 27,000। 27 और 45 को डिफरेंस निकालने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा आपको। 18,000। और फिक्स 18,000 कॉस्ट सर। करें 18,000 या 18,000। तो ब्रेक इवन हो गया आपका। समझ पाए आप? जी सर। जी तो भाई सर, ये अंडरस्टैंड। ना नंबर ऑफ जी सर। रेंटेड रूम्स, तो आप ये समझ रहे हैं नंबर ऑफ रेंटेड जी रूम्स पर मंथ की जो बात, जैसे हम टेक्निकल टर्म्स में रूम नाइट बोलते हैं कि कमरे तो वो 50 ही रहने और जी सर। 375 कमरे तो हमारे पास कहीं से आने नहीं। लेकिन हमें अगर पूरे जी सर। महीने के रूम नाइट्स निकालेंगे, तो अगर 30 नाइट्स हैं, 30 डेज का मंथ है, तो 50 इंटू 30 करेंगे तो 1500 रूम नाइट्स अवेलेबल हैं आपके पास। लेकिन उसमें से जी 375 सर। रूम नाइट्स अगर कमरे आपके किराए पे चढ़ जाते हैं, तो आपको ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। सो ओवर एंड अबव इससे जितनी भी आपको रूम नाइट्स का किराया मिलता है, तो आपके लिए प्रॉफिट वाली बात है। ठीक है जनाब। सर। जी, कोई और सवाल है तो पूछिएगा। जी सर, ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो एनी गया। अदर क्वेश्चन इसके अलावा? जी सर, यही यू किया है आज, तो बाकी करेंगे अब कल। ऑफ है। चलें, ठीक सर। चलें, ये आई सारा होप वो आप करेंगे। जी सर, कल करेंगे, ऑफ है। चलें इंशाल्लाह। कोई और किसी का सवाल है? अदरवाइज मैं फिल वक्त पर आपको, चूंकि आपने अभी करना है, तो इंस्टेड मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं ये वीकेंड पे आपको टाइम देता हूं कि आप इसी टॉपिक को करें। अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं आपके साथ एक और, जैसे कल साहब ने कहा था, कोई कॉम्प्लेक्स सा सवाल होना चाहिए, तो सादे सादे नहीं होने चाहिए, तो ज़रा कॉम्प्लेक्स है एक आध सवाल और आपसे डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कोई और क्वेश्चन आपसे शेयर करके उसको सॉल्व कर देता हूँ। जी जेंटलमैन, E52B का ऑप्शन बी सर एक्सप्लेन कर दें। E52B, गुफरान साहब, ज़रा सवाल शेयर कर लूँ फिर आपसे पहले। जी गुफरान साहब, आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? ज़रा आप अगर हैंड रेस करें तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप बोलें और पूछें। जी गुफरान साहब पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें पॉइंट बी मुझे थोड़ा समझ नहीं आता था, ये काइंडली समझा दें। ग्राफ बनाना है जेंटलमैन, तो अब ग्राफ तो हमें ग्राफ पेपर पे बनाना होगा, और वैसे तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वैसे मैंने ग्राफ बना के बताया भी था।
डेटा ग्राफ बनाना चाहते हैं जेंटलमैन, तो मैं आप ठहर जाएं। अच्छा सर, इसमें पेपर में तो ये नहीं आएगा ना ग्राफ? नहीं बेटा, आपको ग्राफ तो हमने नहीं चेक करना, हमने कॉन्सेप्ट चेक करना है। ग्राफ के लिए तो मैथ का सब्जेक्ट काफी कोई मसला है। नहीं पे सर, छोड़ दें अगर कोई इशू नहीं है तो। नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये चलें मैंने ठीक। समझा था पहले। अगर आपने कुछ लेक्चर्स मिस किए हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा उस चीज़ के हवाले से। जेंटलमैन, अगर हम ड्रॉ करें एक ग्राफ, तो उस ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस होगा, ऐसे ही होता जी। ये सर। मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी, ये मेरा वाई एक्सेस है और जी, और ये मेरा एक्स एक्सेस है जी। तो यहाँ तक तो समझ आती है ना आपको बात? ये सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेजर करूँ और यहाँ पे कॉस्ट मेजर करूँ वाई एक्सेस पे, तो आप बता सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो यूनिट ज़्यादा बनाएं या कम बनाएं तो वो चेंज होती रहती है। नो सर, तो फिक्स ही रहती है विद द रेलेवेंट रेंज। विद इन द रेलेवेंट रेंज। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करना चाहें तो वो भाई इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होगा। जी। या ना बताएं जी, ऐसा ही है जी। जी सर। जी सर। अच्छा जेंटलमैन, तो ये जो जरा मेरा कि ये जो मेरा कर्व होगा ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। जी सर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगी जब प्रोडक्शन ज़ीरो हो, ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा है। यस सर। तो वो कर्व ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरह से जा रहा होगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगी। समझ तो नहीं आई जी बात? सर, समझ आ गए। चल, ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ज़रा आप कर्व ड्रॉ कर दें टोटल कॉस्ट का, तो बना सकते हैं? टोटल कॉस्ट कितनी होती है? ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट हो तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? सर जीरो ही होगी, फिक्स कॉस्ट पूरी होगी, वेरिएबल जीरो रहेगी। तो टोटल कितनी होगी ये बता दें। सर फिक्स कॉस्ट जो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट का कर्व वो यहाँ से स्टार्ट होना है कि अगर जी। ज़ीरो आउटपुट हो तो तब भी हमें कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट फेस करना पड़ रही है। समझ जी तो नहीं सर। आई बात? चल, जी सर, समझ आ गए। अब ये मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ ना, वैसे ही जब ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है तो हर सेल हर वैल्यू का एक यूनिट डिफाइन किया जाता है कि यानी ठीक। ये एक सेल है तो ये कितने यूनिट्स को या कितने रुपीस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफाइन किया जाता है। मैं तो ऐसे ही लाइनें मार रहा हूँ, लेकिन बनेगा इसी तरीके से अगर ग्राफ पेपर पे भी बनाया जाए। समझ तो नहीं आ रही बात? सर समझ आ गए। चलिए, अगर अगर मैं आपसे कहूँ रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ करना है आपने, रेवेन्यू का, तो बताएंगे रेवेन्यू का कर्व कैसे बनेगा? जीरो चीज़ें बेचेंगे तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा, जीरो या देगा सर वो तो। इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और अगर एक चीज़ बेचें तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो भाई ये इस तरह से ये कर्व जाना है। ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ठीक है। जी। जी सर। चल, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये टोटल रेवेन्यू। मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या किया है हमने। इनफैक्ट ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेरे पास यही आई जा रहा है, तो इसलिए ठीक है जी। ये मैंने टोटल रेवेन्यू का कर्व है और ये मेरा ये जो मैंने अभी बनाया है ये, सॉरी मैंने फिक्स कॉस्ट लिख दिया था, ये इनफैक्ट मेरा वेरिएबल। टोटल कॉस्ट का कर्व है, ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये वाला जो जेंटलमैन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे हम टेक्निकली ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं कि इतने यूनिट्स अगर बेचे जाएंगे तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा। और अगर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू बराबर हो गया तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इससे नीचे हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा और इससे ऊपर हमें प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूशन मिलना होगा। शुरू होगा। समझ आ रही बात?
यस सर, थैंक यू। ये तरीकाकार ये है, बाकी ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो। बुक का नेम क्या है जहाँ से आपने क्वेश्चन शेयर किए हैं जेंटलमैन? वो डोनाल्ड ई काइसो की किताब है। मैं किसी एक किताब से क्वेश्चन नहीं शेयर कर रहा, मल्टीपल बुक से होते हैं। तो जो किताब वैसे हम पढ़ रहे हैं वो मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरिन की है। ये जान शेर का सवाल था। सदाम साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं, पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बजटिंग के हवाले से आपने ये शेयर किए थे पेपर्स, पास पेपर्स। जी जेंटलमैन। ये फरवरी 2013 का क्वेश्चन है। ये इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बिस्किट मैन्युफैक्चर वाला। जी ठीक है। इसमें सर ये प्रोडक्शन क्वांटिटीज जो है वो ईच प्रोडक्ट की, इसकी कैलकुलेशन जरा थोड़ी इलैबोरेट कर दें। अच्छा ठीक है। जी ये वाला कह रहे हैं आप? जी सर, जी। ओके, तो आप ज़रा कैलकुलेशन मेरे साथ आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ से पढ़ के आपको समझा देता हूँ। बिस्किट जी मैन्युफैक्चरर uses and sells 3 type of cookie: plain, chocolate and lemon. Following data is available for preparing the budget. Sales assumptions, ये sales forecast कर लें। क्वांटिटी इन बॉक्सेस बताई गई है 10,000 बॉक्स, 20 और 15,000 बॉक्स। अगर आप प्रोडक्शन बजट बनाना चाहते हैं तो ये सेल्स जो एस्टिमेटेड है इसमें डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे और ओपनिंग माइनस कर देंगे। ये नीचे मेरे ख्याल में आपको इन्वेंट्री अजम्पशंस बताई हुई है 1 मार्च की और 31 मार्च की, तीनों प्रोडक्ट्स की बताई हुई है। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इसमें ऐड करें और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें। प्लस माइनस कर लें अगर, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा। इसमें इसी में इशू है, किसी और चीज़ में है? नीचे सर दो बी है, प्रोडक्शन क्वांटिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट, जो बी पार्ट है ना, जी हाँ जी। इसको जरा। तो जेंटलमैन प्रोडक्शन बजट बनाएंगे आप, ठीक है। कैसे बनता है ज़रा बताएं? एस्टिमेटेड सेल्स या बजटेड सेल्स, उसमें ऐड करते हैं डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। मैं जी आपके सर। साथ, अब याद है कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल याद नहीं है? हाँ जी, याद है सर। तो डिज़ायर्ड, आप पहली वाली प्रोडक्ट देख लें। आप, आपके पास कितनी है जो सेल होनी है? 10,000। इसमें डिज़ायर्ड 10,000। इन्वेंट्री 10 तो 50, 1050 ऐड करें और ओपनिंग इन्वेंट्री 1200 माइनस कर दें, तो आपकी बजट निकलेगी प्लेन। जी बताइए कि क्या निकाली आप? 9850। ठीक है जी। इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट जो है उसके 20,000 यूनिट बेचने हैं और 20,000 यूनिट्स बेचने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, और वो कितनी है? 2500, और जी माइनस करेंगे 2300 ओपनिंग इन्वेंट्री, तो प्रोडक्शन बजट बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया सर, ठीक है। तीसरी प्रोडक्ट के 15,000 यूनिट्स बेचने हैं और एस्टिमेटेड और डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री 1600 ऐड कर लें और 1750 माइनस कर लें। ठीक हो गया सर। अभी जो आपने क्वांटिटीज़ निकाली हैं, ये तीनों मटेरियल की जो क्वांटिटीज़ निकाली हैं जी तीनों प्रोडक्ट्स की, इनको बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, तो पहले मटेरियल यूजेज का बजट बनाएंगे। ठीक है? ठीक तो सर। अब मटेरियल यूजेज का बजट बनाना है तो मटेरियल जो है वो 4-5 तरह के बताए हुए हैं। फ्लोर इस्तेमाल होता है, शुगर, बटर, कोका, लेमन, ये मल्टीपल मटेरियल्स हैं। तो हम मटेरियल वाइज चलेंगे। पहला मटेरियल फ्लोर इस्तेमाल होना है। जी तीनों फ्लोर का कॉलम सिर्फ देखें आप। फ्लोर के कॉलम में आपको लिखा हुआ प्लेन कुकीज़ बनाने के लिए 0.4 kg इस्तेमाल होता है, चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए 0.3 kg, और लेमन कुकी बनाने के लिए भी 0.3 kg। अब आपने जो जी। क्वांटिटी निकाली है प्रोडक्शन की, अगर आप बोल सकें, प्लेन की कितनी निकाली थी आपने? एक सर, तो अगर लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। 9850 सर। ये अपने पास कहीं लिख छोड़ा है ना, मैं 9850। लिख रहा हूँ 9850।
दूसरा भी एक ही दफा कर लेना, दूसरा की कितनी प्रोडक्शन है और तीसरे की दोबारा। जी सर मैं कर लेता हूँ। जी सर हो गई। जी। अब अगर आपने पहले वाली प्रोडक्ट को बनाना है जी तो कितने यूनिट्स बनाने हैं उसके? अभी आपने निकाला ना कितने यूनिट्स बनाने हैं प्लेन के? 10,000 नहीं जनाब, वो तो सेल होने हैं, बनाने कितने हैं? 9850 सर। 9850 को बनाने के लिए आपको 0.4 kg मटेरियल चाहिए। जी सर। मल्टीप्लाई करें, कितना मटेरियल चाहिए प्लेन बनाने के लिए? मल्टीपल 0.40 39440। ये कहीं लिख छोड़ें आप, ये फ्लोर वाले मटेरियल की बात हो रही है। फ्लोर वाला मटेरियल प्लेन कुकीज बनाने के लिए 3840 आपने कहा कि ये रिक्वायर्ड है। और जी सर बताएं लिखिए। चॉकलेट कुकीज कितनी बनानी है, प्रोडक्शन कितनी होनी है? सेल 20,000 है, प्रोडक्शन कितनी होनी है वो बताएं। 20,200 सर। 20,200 तो मल्टीप्लाई जी करें 0.3 से। 0.3 से 6060 आ रहा है। तो अब आपको फ्लोर चॉकलेट कुकीज बनाने के लिए जो फ्लोर चाहिए वो ये चाहिए, ये अपने पास लिख लें फ्लोर कितना चाहिए। जी लिखिए सर। फिर लेमन की कितनी प्रोडक्शन करनी है आपने? 15,000 की सेल है लेकिन प्रोडक्शन की बात हो रही है। 14,850। 14,850 यूनिट्स बनाने हैं आपने। लेमन बनाने के लिए जो फ्लोर चाहिए वो 0.3 kg है। जी इसको मल्टीप्लाई किया 4455। 4455 आपका। और अब तक आप 3 प्रोडक्ट्स के लिए फ्लोर की क्वांटिटी निकाल चुके हैं जी। जी सर। तीनों को ऐड करें जरा, बताएं टोटल फ्लोर कितना रिक्वायर्ड होगा तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए? 14,455। 14,455 kg, ऐसा ही है जी। जी जी जी। अगर आपने अब मटेरियल परचेज बजट, ये है मटेरियल यूजेज का बजट एक मटेरियल के लिए, अभी सिर्फ एक मटेरियल की बात हुई है फ्लोर की, तो ये है मटेरियल यूजेज बजट। यूजेज बजट में आप ऐड करेंगे डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। अब आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इन केजीज बताई हुई है, 750 kg डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री है। करें जरा जी इसमें ऐड जो आपने टोटल किया है जनाब। जी 15,205 आ रही। और माइनस करें इसमें 730 ओपनिंग इन्वेंट्री, जी सर। तो क्या बना? 14,475। जनाब इतना मटेरियल आपको खरीदना चाहिए। पूरा रिक्वायरमेंट पे आ जाए, प्रोडक्ट वाइज सेल रेवेन्यू कैलकुलेट करना आपने। तो ये जी प्रोडक्ट जी वाइज सेल यूनिट्स बताए हुए हैं, प्राइस पर बॉक्स बताइए, मल्टीप्लाई कर लें दोनों को तो आपको सेल रेवेन्यू मिल जाए। ऐसा ही है जी। जी सर ऐसी। दूसरा आ जाए, प्रोडक्शन क्वांटिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट। आपने तीनों प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाली है और जो आपने सबसे पहले निकाली थी, ऐसा ही है जनाब। जी जी सर। ठीक है, फिर आप मटेरियल रिक्वायरमेंट क्वांटिटीज ऑफ ईच रॉ मटेरियल एंड मटेरियल परचेजेस इन क्वांटिटी एंड इन वैल्यू। तो आपने अभी पहला वाला काम किया, मटेरियल रिक्वायरमेंट निकाली सिर्फ अभी फ्लोर वाले मटेरियल की, ठीक है। जी जी उसके बाद आपने परचेज क्वांटिटी निकाली एंडिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करके, ये तो केजीज में कितना मटेरियल चाहिए वो आपको पता लग गया, हाँ जी सर। ठीक है, कितना खरीदना है। और ये मटेरियल मिलना कितने का है, ये ऊपर लिखा हुआ है 4 पर केजी मिलता है आपको मटेरियल। ठीक हो गया सर। राइट। तो कितने पैसे चाहिए? परचेज मटेरियल परचेज बजट एंड अमाउंट निकलेगा 4 इंटू क्या निकाला था, 14,500 कुछ निकाला था। 14,475। 14,475 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये पैसे चाहिए आपको परचेज करने के लिए, ठीक है जनाब। जी सर। अच्छा, अब आपको फिर इसी तरह का काम शुगर के लिए करना पड़ेगा। तीनों प्रोडक्ट के यूनिट बनाने हैं। जी तीनों प्रोडक्ट के यूनिट बनाने के लिए जो आपने सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाया था
उसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, शुगर कितनी चाहिए 0.1 kg, 0.3 kg और 0.4 kg। समझ पाए हैं बात? जी सर, जी सर। तो ये बनेगा शुगर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट कहते हैं इसे, या मटेरियल यूजेज बजट। इस जो क्वांटिटी निकलेगी इन तीनों का सम करके उसे मटेरियल, टोटल मटेरियल शुगर जिसे आप कहेंगे रिक्वायर्ड है, उसमें डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऐड कर देंगे 800 और ओपनिंग जी इन्वेंट्री 820 की माइनस करेंगे, तो ये मटेरियल परचेज बजट फॉर शुगर निकल आएगा कितने केजी मटेरियल शुगर चाहिए। और ये शुगर मिलनी कितने की है 6 रुपए पर केजी, तो 6 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेज बजट एंड अमाउंट भी मिल जाएगा। जी समझ आ गई? जी सर, जी सर। यही काम आप फिर बटर के लिए करेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। और जब आखिरी दो मटेरियल की बारी आई है कोका और लेमन, तो कोका सिर्फ चॉकलेट कुकीज़ के अंदर लगता है, बाकी दोनों कुकीज़ में लगता ही नहीं है। तो सिर्फ जो चॉकलेट की प्रोडक्शन है उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल रिक्वायर्ड बन जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है नो इन्वेंट्रीज हेल्ड फॉर कोका एंड लेमन, कोई इन्वेंट्री नहीं आप रखते, इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खरीदेंगे हम, उसमें कोई ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, कोई एडलेस करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात जी? जी सर। इसी तरह लेमन प्रोडक्ट को देखें तो लेमन सिर्फ और सिर्फ लेमन बिस्किट में इस्तेमाल होता है, तो जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है लेमन बिस्किट की उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेमन कितना रिक्वायर्ड है 0.20, ये मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी कितना मटेरियल चाहिए, लेकिन आपको ख़रीदना कितना है वो भी इतना ही, बिकॉज कोई ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं। आई होप समझ आई होगी। जी सर। अच्छा, दैट्स ग्रेट थैंक यू। जी। इफ एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन, किसी और का भी सवाल है तो कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम हम आज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसका नाम ही ये है, सवाल आपके जवाब हमारे, क्योंकि आपके सवाल है तो अब उनके जवाब दे रहे हैं। तो इफ इज नथिंग एल्स तो मैं एक और खुद से फिर आपके सामने शेयर कर देता हूँ। चल, ये नज़र आ रहा है जी अगर आपको तो। ये क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं, मतलब क्योंकि किए नहीं होंगे आपने तो इसलिए वो प्रॉब्लम वगैरह है, आप लोगों को कर लेते तो ज़रा आसान हो जाता। मैं ज़रा रिकॉल करवा दूँ, अगर प्रोडक्शन बजट बनाने हैं आपने जी। राजा सदाम साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं एक मिनट आपको बता देता नहीं सर, वो गलती से लगा आपको। हूँ। जी, ये तरीकाकार है। मैंने ज़रा पहले कॉपी कर लिया है ताकि मुझे ज़रा वो टाइप वाइप करने में थोड़ा सा टाइम कम लगे। मैं आपके सामने इस चीज़ को लेकर चलता हूँ। ये मेंशन किया गया है जी, कंपनी फॉलो द फॉलोइंग एस्टिमेट्स एंड इंफॉर्मेशन हैव बीन गैदर्ड एज अ पार्ट ऑफ द बजट प्रिपरेशन ऑफ द हॉबी क्राफ्ट कंपनी। The company manufactures a hobby shop sales item consisting of two types of material, which the company pre-cuts and pre-shapes for the sale to hobbyists. The दो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। The sale for the second and third quarter of the upcoming year have been estimated as follows. अमेरिकन बुक है इसलिए सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की सेल्स बताई हुई हैं, और लेफ्ट पे जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर।
तो सेकंड क्वार्टर में जो टोटल क्वांटिटी आपकी सेल होनी है वो 23,000 है और थर्ड क्वार्टर में टोटल 80,000 की सेल होनी है। सेल चाहे जिस मर्जी जगह पे होनी है, हमें बनानी तो पड़ेगी। तो हमारे लिए ये जो डिफरेंट स्टेट्स में सेल बताई हुई है वो शायद मैटर नहीं करती। हमारे लिए मैटर ये करता है कि टोटल क्वांटिटी कितनी सेल होनी है। तो 23,000 और 83,000 की किट्स हैं जो क्वार्टर वाइज सेल होनी है। अगर हम क्वार्टर वाइज बजट बनाएंगे तो क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर है जी, और फिर आपको थर्ड क्वार्टर के लिए भी ये बजट प्रिपेयर करना है। जी, तो सेकंड क्वार्टर के लिए 23,000 की एस्टिमेटेड सेल है और थर्ड क्वार्टर के लिए 80,000 किट्स की एस्टिमेटेड सेल है। चलें, it was decided that finished goods in kits inventories are to be 25,000 at the end of second quarter and 5,000 at the end of third quarter. ये डिसाइड किया गया कि 25,000 इन्वेंट्री सेकंड क्वार्टर के एंड पे होगी और 5,000 किट्स थर्ड क्वार्टर के एंड पे होगी। तो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री 25,000 और 5,000, so 23 plus 25 जी। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमने माइनस करनी है। तो जो सेकंड क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री है वो हमारे लिए ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो अगर हम वो माइनस कर दें तो वी कैन कम अप विद हमारी बजटेड प्रोडक्शन कितनी होगी। जी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें अगर सेकंड की भी मिल जाए तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर विल कंसिस्ट ऑफ 8,000 फिनिश गुड्स। ये 8,000 की इन्वेंट्री है। अब हम माइनस कर लें 48 में से 8, 40,000 की प्रोडक्शन करनी है सेकंड क्वार्टर में और 60,000 की प्रोडक्शन करनी है हमें थर्ड क्वार्टर में। ये प्रोडक्शन बजट है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है असल में वो मटेरियल वाला बजट है। उसको शो करने के लिए मैंने इनफैक्ट ये आपके सामने प्रिपेयर किया है। चलें, अब कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्शन क्वांटिटीज हमें पता है। नाउ इट इज मेंशन ईच किट इज, पहले वाला पार्ट जी, ओके। ईच किट इज पैकेज्ड इन अ कलरफुल कार्डबोर्ड बॉक्स and contains 2 units of material A and 5 units of material B. जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। तो आप पहले सेकंड क्वार्टर के लिए कैलकुलेट करेंगे हर एक मटेरियल कौन कौन सा है। ए है, बी है, तो पहले ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए मटेरियल कितना चाहिए, जितनी प्रोडक्शन होनी है वो 40,000 है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना मटेरियल ए चाहिए, लिखा हुआ है 2 units of material A and 5 units of material B। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें, ए मटेरियल मिल जाएगा सेकंड क्वार्टर में। बी मटेरियल कितना चाहिए, 5 यूनिट्स मटेरियल बी के लगने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5, 200,000 चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन की हुई थी कि पैकेज किया जाता है जिसके अंदर ईच किट इज पैकेज्ड इन अ कलरफुल कार्डबोर्ड बॉक्स। इसके अलावा आपको बॉक्स भी रिक्वायर्ड है जिसमें आपने पैकिंग करनी है और एक किट को एक बॉक्स में पैक किया जाता है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 40,000 बॉक्सेस आपको रिक्वायर्ड है।
ये सारी कैलकुलेशन आपने सेकंड क्वार्टर के लिए की है, ठीक है जी। इसी तरह से आप थर्ड क्वार्टर के लिए भी ये कर सकते हैं। ये मटेरियल के नाम है जी इनफैक्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये हम बना के रहे हैं मटेरियल यूजेज या रिक्वायरमेंट सो जी। अब थर्ड क्वार्टर में कितना चाहिए, जितनी प्रोडक्शन होनी है 60,000 इंटू 2 और फिर 60,000 इंटू 5 देन 60,000 इंटू 1। तो ये आपकी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड है ए बी और बॉक्सेस। अब कंटिन्यू करते हैं, ये मेंशन किया गया इसके बाद क्वेश्चन में देयर आर, अच्छा जी ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है The inventory of the materials at the beginning of the second quarter will be, second quarter के start पे opening inventory तीनों materials की बता दें कि boxes कितने पड़े हैं 125,000, material A और B कितना पड़ा हुआ है 15,000 45,000। अब अगर आप गौर करें तो boxes 125,000 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जबकि आपको दोनों क्वार्टर्स में 40 एक में चाहिए 60 एक में चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी बेतहाशा बॉक्सेस पड़े हुए हैं 1,25,000, जबकि आपको दो क्वार्टर में चाहिए भी सिर्फ 1,00,000। तो अगले का तकाजा ये है कि वो आप बॉक्स मजीद बाय ना करें। Liquidity, there are sufficient boxes on hand for both quarters. None will be purchased during the two periods. कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा दोनों पीरियड्स के दरमियान। फिर तो इसका मतलब बॉक्सेस का तो मटेरियल परचेज बजट नहीं बनेगा, जो बनेगा वो मटेरियल ए और बी का होगा। मटेरियल ए कैन बी बॉट whenever needed and in any quantity desired. मटेरियल ए जब चाहें जितनी क्वांटिटी में चाहें आपको मिल सकता है। The 15,000 units on hand is considered to be the ideal inventory quantity. ये मटेरियल ए की भी बात हुई है। तो अगर हम परचेज बजट बनाना चाहते हैं, पहले मटेरियल ए का बनाते हैं फॉर सेकंड क्वार्टर और फॉर थर्ड क्वार्टर, लेकिन ये बन किस मटेरियल के लिए रहा है, ए मटेरियल के लिए। चलिए अब जो मटेरियल ए चाहिए वो हम मेंशन कर लेते हैं। हमें मटेरियल ए कितना चाहिए ये हमने कैलकुलेट किया। सेकंड के लिए ये चाहिए और थर्ड के लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो 120,000 है। तो ये मटेरियल चाहिए और डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी बता देगी कि 15,000 यूनिट्स जो है, दोबारा पढ़ देता हूँ। Material A can be bought whenever needed and in any quantity desired. The 15,000 units on hand is considered to be the ideal inventory quantity. तो 15,000 यूनिट्स की आपकी इन्वेंट्री जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री है, आप ये रखना चाह रहे हैं। तो 15,000 अब ये किसी क्वार्टर के साथ स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो हमने अज्यूम किया दोनों क्वार्टर्स के लिए। फाइन जी। तो जो सेकंड क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री है वो थर्ड के लिए तो बिगिनिंग हो गई, और जो वैसे बिगिनिंग इन्वेंट्री है सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट पे वो 15,000 यूनिट्स ये हमें बताई भी है। तो 15,000 यूनिट्स बिगिनिंग इन्वेंट्री है, तो परचेज किया जाएगा मटेरियल ए जो है वो 80,000 और 120,000। ये मटेरियल ए के लिए है। इसी तरह हमें मटेरियल बी के लिए ये कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल बी के लिए पहले बजटेड यूजेज कितना यूज़ हो रहा है वो हम मेंशन कर लेते हैं। 200,000 है और 300,000 है। चलिए जी, चलें हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद लिखा है जो मटेरियल बी मस्ट बी परचेज्ड
इन क्वांटिटीज ऑफ 10,000 और मल्टीपल्स ऑफ 10,000। ए के बारे में बताया गया कि जब चाहें जितना चाहें आपको मिल सकता है, बट बी मटेरियल जो है ये सारे का सारा आपको जब चाहें जितना चाहें जितनी क्वांटिटी में चाहे नहीं मिलेगा, बट बल्कि यू नीड टू बाय इन quantities of 10,000 and multiples of 10,000, यानी या तो 10,000 मिलेगा या 20,000 मिलेगा या 30,000 40,000। अगर आपको 15,000 चाहिए, 16 चाहिए, 26 चाहिए, 28 चाहिए, 35 चाहिए, 36 चाहिए, इतना नहीं मिलेगा। मल्टीपल्स ऑफ 10,000, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, इस तरह से। So at the end of both second and third quarters, a minimum quantity of 30,000 should be on hand. Desired ending inventory minimum की बात हो रही है 30,000 होनी चाहिए, और as close thereto as the standard purchase quantity will permit, या उतनी क्वांटिटी जितनी परचेज स्टैंडर्ड परचेज क्वांटिटी हमें अलाउ करेगी। या तो मिनिमम 30,000 रखना है या 30,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमें उतना नहीं मिल पाता जितना हमने परचेज करना है, पहले हम देखते हैं मेरा परचेज करना कितने है। फिलहाल अगर इन्वेंट्री 30,000 ही रखी जाए तो हमें जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो यहाँ पे 30,000 मेंशन कर ली, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है मटेरियल बी की वो 45,000 है। अगर माइनस करते हैं तो आपको 185,000 खरीदना है, और 185,000 यू विल नॉट बी एबल टू गेट। आपको 185,000 मिल ही नहीं सकता, या तो 180 मिलेगा या 190 मिलेगा। ना वी नीड टू डिसाइड कि हमने कितना खरीदना है। हमने क्या 180 खरीदना है या 190 खरीदना है। अगर हम फर्ज कर लें कि हम 180 बाय कर लेते हैं, तो हम ज़रा खुद करते हैं। अगर 180 बाय कर लें, हमारे पास ओपनिंग में पड़ा हुआ है 45,000, तो टोटल जो मटेरियल अवेलेबल है वो हमारे पास इन दोनों का टोटल हो जाएगा। और हम जो यूज़ करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट है 2 लाख। अगर 2 लाख यूज़ हो जाएगा इसमें से, तो माइनस कर दें अगर जितना अवेलेबल होगा उसमें से यूज़, तो 25,000 इन्वेंट्री बचेगी, जो कि इस रूल की वायलेशन है। एट द एंड ऑफ बोथ सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 30,000 शुड बी ऑन हैंड। हमें कम से कम 30,000 रखना है, जिसका मतलब 180 तो नहीं बाय किया जा सकता। 180 अगर बाय ना करें तो फिर हमारे पास चॉइस मौजूद है, हम 180 की बजाय 190 बाय कर लें, बिकॉज आपको मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में मिलना है। तो अगर 190 बाय करें, 45 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, 235,000 हो जाएगा। 2 यूज हो जाए तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 35,000 की बच जाएगी। तो इसका मतलब जो हमें ख़रीदना चाहिए वो यहाँ पे 185 नहीं बल्कि 190 खरीदना चाहिए। और ऐसा करने की वजह से आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 35,000 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ आपकी 30,000। और यही यहाँ पे मेंशन था कि मिनिमम इन्वेंट्री 30,000 होनी चाहिए, और एज क्लोज देयर टू, या इसके क्लोज तर होनी चाहिए, जो कि हमें बाय से मजबूरी स्टैंडर्ड परचेज क्वांटिटी बाय करने की वजह से हमें फेस करनी पड़ी है, उतनी खरीदनी चाहिए। आई होप समझ आई होगी बात। सो अगर हमारे पास ये एंडिंग इन्वेंट्री हेलो 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 सर का डिस्कनेक्ट हो गया आई बिलीव। ओके
जी मेरा ख्याल है अब आ गया जी। वेरी सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू सम बैटरी इशू ऑफ द लैपटॉप। तो आई जॉइंड अगेन। अब सिंस आई जॉइंड फ्रॉम सम अदर मशीन, तो मैं अभी आपके सामने वो दोबारा शेयर कर लेता हूँ। जी जी अभी आई नो आई हैव जॉइंड अगेन। तो नवीद साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ गिव मी स्क्रीन शेयर ऑप्शन, बिकॉज अभी आपने डिसेबल किया हुआ है। सर मैंने तो नहीं स्क्रीन कोई भी डिसेबल की हुई, आप शेयर कर सकते हैं, मैंने आपको अलाउ कर दिया हुआ है। हाँ अलाउ कर दिया हुआ, लेकिन ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। लिखा आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट सर, ये असल में जो दूसरा लैपटॉप था यकदम शट डाउन हो गया, वो बैटरी चार्ज होने की ना होने की वजह से। तो अभी ये दूसरा लैपटॉप है। सर कर लें, मैंने कर दिया। अच्छा जी, आप स्क्रीन शेयर जी कर लें। अब हो गया जी, ठीक है जी, थैंक यू रमीज सर। जी अब जो लोग अभी साथ मौजूद हैं, तो क्वेश्चन का डाटा भी जो कि मेरे पास उस तरह से नहीं होगा, ये दूसरा लैपटॉप है। मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ। हमने किया था जी बजटेड मटेरियल यूजेज, और उसमें ऐड किया हमने डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, जी, और माइनस किया था हमने ओपनिंग या बिगिनिंग इन्वेंट्री, बजटेड परचेजेस। तो हम सेकंड मटेरियल की बात कर रहे थे। दो मटेरियल्स थे हमारे, उनकी बात हो रही थी। तो पहले वाले मटेरियल का दूसरा माह हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरे मटेरियल के लिए बात कर रहे थे हम। तो दूसरे मटेरियल में सेकंड और थर्ड क्वार्टर की बात हो रही थी। तो बजटेड यूजेज जो था वो 200,000 था, और फिर 300,000 ये हमारा बजटेड यूजेज था। इसमें हमने डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऐड किया। तो पहले मैंने मिनिमम लिखा जो बताया गया था 30,000, तो 2 लाख प्लस 30,000, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल थी दैट वाज 45,000। सो अगर हम माइनस करते हैं 230 में से 45, तो वी नीड टू बाय 185,000, और एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वी कैन नॉट परचेज 185,000। हमें मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में मिलना है। तो 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा। तो इसी तरह या तो 180 मिल सकता है या 190। तो अब आई एम टेलिंग यू कि हमें 190 लेना पड़ेगा। क्यों? अगर हम 180 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हमारे पास ऑलरेडी 45 अवेलेबल हो, तो टोटल मटेरियल जो हमारे पास हो जाएगा वो 45, और ये ऐड करें 225, और जो हमारा यूजेज एक्सपेक्टेड है वो 200,000 है। अगर हम इसमें से माइनस कर दें जो अवेलेबल होगा 2, तो हमारा मिनिमम इन्वेंट्री लेवल से नीचे चला जाता है। हमें मिनिमम इन्वेंट्री मेंटेन करनी है 30,000 की। तो अगर 30,000 की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो फिर हमें 185 तो नहीं बाय करना चाहिए, बल्कि हमें जो बाय करना चाहिए वो जी वो हमें बाय करना चाहिए एटलीस्ट 1 जी हमें मिनिमम जो बाय करना चाहिए वो 190 बाय करना चाहिए। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें 190 बाय करना है। अगर 190 बाय करेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री 5,000 बढ़ जाएगी, 35 हो जाएगी। 2 + 35, 235, 45 में से माइनस करेंगे तो 190। सो अगेन यहाँ पे डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री अगर 30 लिखते हैं तो
ऐड कर लें इसको, हमारे पास 330 बनता है, और जो पिछले क्वार्टर की एंडिंग है वो अगले के लिए ओपनिंग बन जाती है 35,000। सो अगर आप माइनस करते हैं यहाँ से तो आपके पास जो बनता है 35 माइनस करने के बाद 295 है। सो आइदर यू कैन परचेज 290 या आप 300,000 परचेज कर सकते हैं। सो अगर आप 290 बाय करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ 35 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल 325 होगा, और जो यूज़ होना है थर्ड क्वार्टर में वो 300,000 है। अगर 300,000 आप माइनस कर देते हैं इसमें से, तो जो आपके पास बचेगा वो अगेन 25,000 होगा। तो जो 25,000 है वो आप मिनिमम इन्वेंट्री क्वांटिटी से नीचे जा रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पे भी जो बाय करने की ज़रूरत है वो 300,000 है। अगर आप 300,000 बाय करेंगे तो आपके पास एंड पे फिर 30,000 की बजाय 35,000 यूनिट्स बच जाएंगे, यानी 335 हो जाएंगे। 35 ओपनिंग में माइनस करें तो ये अब जो स्टैंडर्ड तरीकाकार था उससे थोड़ा सा हट गए हम, कि मिनिमम इन्वेंट्री लिखी हुई है कम से कम इतनी होनी चाहिए, बिकॉज आपको जो मटेरियल है वो 10 या मल्टीपल्स ऑफ 10 में मिल रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको जो करना पड़ेगा काम वो इस अंदाज में करना पड़ेगा। आई होप बात समझ आई होगी। अगर कोई इशू है, कोई समझ नहीं आई, रेस करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो यू मे रेस। जी अगर समझ आएगी तो बता दें, कोई रिस्पॉन्ड कर दें, एनी वन ऑफ यू बाय रेजिंग हैंड और आइदर बाय टाइपिंग इन क्वेश्चन आंसर। जी गुफरान साहब, थैंक यू वेरी मच। सर इससे बजटेड वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी? बजटेड परचेज या बजटेड वैल्यू, क्या चीज? जी जी आपको आवाज नहीं मतलब आ रही? परचेज जो हमें, जी जी आ रही है बस। रिक्वायर्ड तो डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री 30,000 थी और 35,000 हमें परचेज करना पड़ रही है। वो 5,000 की पर वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा नहीं हमें बस। वो स्टेटमेंट जो आपसे शेयर की थी क्वेश्चन की, उसको जरा देखें। वो मेंशन किया गया था कि आपको मिनिमम कितना खरीदना है, मिनिमम 10,000 30,000। मल्टीपल्स। और जी नहीं, वो उसके साथ जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो क्या लिखा हुआ था ना, वो स्टेटमेंट रिकॉल करें। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परचेज, यू 30,000 मिनिमम इन्वेंट्री, और साथ ये लिखा हुआ था और एज क्लोज देयर टू एज द स्टैंडर्ड परचेज क्वांटिटी विल परमिट। या तो आप 30 रखेंगे मिनिमम, या बाई से मजबूरी 30 के क्लोज तर कोई भी इन्वेंट्री जो स्टैंडर्ड परचेज क्वांटिटी खरीदने की वजह से आपको रखनी पड़ रही है। तो हमें 35 की इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है, हम रखना नहीं चाह रहे, हम 30 ही रखना चाह रहे हैं, बट 30 की इन्वेंट्री हम रख नहीं पा रहे क्योंकि स्टैंडर्ड परचेज क्वांटिटी हमें फोर्स कर रही है कि 185 नहीं खरीदेंगे बल्कि आप 190 खरीदेंगे। तो अगर हम 185 खरीद लें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 130 की इन्वेंट्री ही बचेगी। तो चूँकि बाय फोर्स ऐसा करना पड़ रहा है, तो इसीलिए बाय फोर्स जैसे मेंशन था कि 30 रख लें या एज क्लोज देयर टू, तो हमें जितना रखना पड़ रहा है वो मजबूरी है हमारे लिए, हमें वो रखनी पड़ेगी इन्वेंट्री। आई होप समझ आइए सर इन अगर रियल सिनेरियो में देखा जाए तो हम इसको अल्टरनेट नहीं कर लेंगे प्रोडक्ट को, हम वो लेंगे ही नहीं, या अगर मैं अब आपको उसका क्या जवाब दूं? जेंटलमैन ऐसा नहीं होता ना। देखिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें कोई और मटेरियल डाल लेंगे क्या आप? अब चलें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप हमारे यहाँ तो ये मेडिसिन जो आप बाय करते हैं, ये जो फार्मा प्रोडक्ट्स होती हैं, आप किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी पे जाते हैं, आप कहते हैं एक टैबलेट दे दें, वो एक भी दे देता है आपको, 2 भी दे देता है जितनी आपको चाहिए हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, नंबर 1 तो प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिलेगी नहीं, नंबर 2 आपको पूरा पैक लेना पड़ेगा,
ऐसा नहीं है कि आप 2 गोलियां ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें। आपको पता है इस चीज का? जी जी सर, इसका मतलब जी क्या पता है इस चीज करेंगे? का सर। मतलब मुझे बुखार है तो मैं कहूँगा, तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे बुखार है तो मैं कहूँगा दफा करें, ये तो गोली में नहीं लेनी चूंकि ये मुझे पूरा पैक मिल रहा है, मुझे चाहिए एक, तो आई शुड बाय सम अदर वन। क्या ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो उसी चीज की चाहिए ना भाई। हम किसी और मटेरियल की तरफ क्यों जी जी जाएंगे? अगर मार्केट में जो मटेरियल हमें चाहिए वो तमाम लोग इसी तरह से बेच रहे हैं कि बल्क में मिलता है, मल्टीपल्स में मिलता है, तो हम फोर्स हो जाएंगे। अब आप जैसे हमारे यहाँ ये बड़े बड़े कैश एंड कैरीज हैं, वहाँ पे जाए तो कुछ ऐसी जी प्रोडक्ट है जो पैकेज करके उन्होंने रखी होती है, 2 का पेयर, 3 का पेयर, इस तरह से पड़ा होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? या तो वो छोड़ दें या वो ले लें। तो अगर आपको वही चीज़ लेनी है तो फिर जिस तरह की पैकिंग में वो अवेलेबल है आप उसी तरह की पैकिंग में लेंगे, आप उसको छेड़ेंगे थोड़ा। जी ठीक है सर, जी समझ आई पाए? अंडरस्टैंड। जी सर, आई जी मैंने कहा कोई दवाई और ना खा लीजिएगा। अंडरस्टैंड। ठीक है सर। आसिफ अली साहब, आप सवाल कर लें, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी आसिफ साहब, आपकी आवाज़ के साथ काफ़ी शोर आ रहा है, बोलें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बात तो जहाँ तक समझ आ गई कि हमने डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री बाय फोर्स जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, मतलब हम परचेज जो है वो ज्यादा करेंगे, लेकिन इससे ये होगा कि जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी उससे हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो नेक्स्ट हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा जेंटलमैन। आप जरा आप म्यूट करें अपने आप को, मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से शोर बहुत है, तो आप इसको म्यूट। जी सर, एक मिनट में डिस्ट्रैक्शन आ रही है जरा। अच्छा जी आसिफ साहब, देखिए बात यही हो रही है कि ये काम बाई से मजबूरी करना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर हम फोर्सफुली ये एंडिंग इन्वेंट्री एक्सेसिव रख रहे हैं तो ये सिर्फ इन्वेंट्री रखने की बात नहीं है। नंबर 1 बात तो ये है जनाब, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी। हमें 5000 यूनिट्स एक्स्ट्रा लेने पड़े हैं, रखने पड़े हैं, तो जब तक ये कन्वर्ट नहीं होंगे फिनिश प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, सेल होके कस्टमर से पैसे रिसीव नहीं हो जाएंगे, उतना अर्सा हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा। नंबर 1, इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नंबर 2, आपने कहा इस इन्वेंट्री को कैरी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री बाय फोर्स आपको मिल जाती है तो आप उसको स्टोरेज कॉस्ट एक्स्ट्रा फेस करनी पड़ेगी। आप इंश्योरेंस वगैरह भी करवाते हैं, अगर उस स्टोर में जो माल रखा हुआ है, तो ये सारी कॉस्ट आपको एक्सेसिव बियर करना पड़ेगी। लेकिन ये आप विलिंगली तो नहीं कर रहे, ये तो मजबूरी के तहत कर रहे हैं। और मजबूरी क्या है जनाब, आपको 185 भी लेना चाहिए, जो कि बनता है 185, आप उतना ही खरीदें, आप क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? क्योंकि आपने तो सेफ्टी के लिए ऑलरेडी कुशन के तौर पे कुछ ना कुछ 30,000 की इन्वेंट्री फॉर कॉस्ट कर ली, तो बाय फोर्स आपको लेनी पड़ी है। अब जब बाय फोर्स होता है तो जनाब उसका कोई हल नहीं होता, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा अनटिल अनलेस आप कोई ऑल्टरनेट सप्लायर ना ढूंढ लें। ऑल्टरनेट सप्लायर जो आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए चीज़ उतनी में दे सकता हो। अब हमें नहीं ना पता ये चीज़ की नेचर क्या है जेंटलमैन। अगर चीज़ की नेचर पता हो तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं ये चीज़ बाय पार्ट्स मिल सकती है, नहीं मिल सकती किसी और सप्लायर से। अगर हमें वो कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, ऑब्वियसली बियर करना पड़ेगी, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी पर यूनिट, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। लेकिन क्यों बढ़ेगी? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोई और रास्ता होगा तो डेफिनेटली हम ये काम नहीं करेंगे, हम 30,000 की मिनिमम इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग सम एक्सेसिव इन्वेंट्री। जी अब्दुल सबूर साहब कह रहे हैं होलसेल मार्केट इसकी मिसाल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट में अगर प्रैक्टिकल सिनेरियोस देखेंगे तो आपको 1001 मिसाल मिलेगी। मैंने इसे फार्मा की मिसाल दी है, इसी तरह से अगर आप, मैंने वो कैश एंड कैरीज की मिसाल दी है। होलसेल में बात करें, आपको वहाँ पे वो जो ऑर्डर देना है, अगर आप कहेंगे सिंगल आइटम बाय करनी है तो वो कहेंगे जनाब भाग जाएँ, आपको देनी नहीं है। अगर आप लेना चाहेंगे तो 2 लेनी है, 10 लेनी है, 15 लेनी है, एक क्वांटिटी है वो ही आपको लेनी पड़ेगी, उससे कम पे आपको कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए वो मजबूरी है, फिर आपको उसकी कैरिंग कॉस्ट फेस करना पड़ती है। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जैसे पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा माल जो है वो चाइना से आता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट की बात कर लें, जैसे मोबाइल की एसेसरीज होती हैं, अगर वो वहाँ से उनको कह रही 10 भेज दें तो 10 भेजना की कॉस्ट आपको जितनी पड़ेगी ना वो आपको पता लगेगा पर यूनिट कॉस्ट पड़ जाएगी।
तो आप उसके लिए बल्क में मंगवाते हैं, वो बल्क में मंगवा के आपको आगे कैरिंग कॉस्ट फेस करना पड़ती है, फाइन करना पड़ रही है, लेकिन आप ट्रेड ऑफ करते हैं दो चीज़ों का कि आपको एक्सेसिव परचेज कॉस्ट बियर करनी है या एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट बियर करनी है, और अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करते हैं। तो आसिफ साहब जिनका सवाल था पहले, उनको मेरा ख्याल है कि समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो यस नो टाइप जी सर, ओके 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 ओके। चले, शुक्रिया। तो मेरी अभी फिल वक्त के लिए इतना ही, जो मैं अभी कंक्लूड करता हूँ। मैंने ये अगेन समझाने के लिए ये मटेरियल मैंने शेयर किया था और आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस करें, जैसे अभी उन साहब ने कहा, जाजेब साहब ने, कि कुछ किया हमने और कुछ हम इस वीकेंड पे करेंगे। तो आई होप के बाय द नेक्स्ट क्लास आप अपने क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट करके लेके आएंगे। देयर यू नीड टू आस्क कि ये पूछना है, और वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उनको पूछें, उसको रिजॉल्व करें अपनी क्यूरीज को, ताकि टॉपिक पे आपकी ग्रेप अच्छी हो जाए। सदाम साहब कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सदाम साहब को जी आवाज आ रही सर? जी प्लीज। सर ये जो आपने एग्जांपल दी है कि दो का पैकेज बना के सेल करते हैं जो कंपनीज, इसमें इनका मकसद कॉस्ट को ही कम करना होता है या कुछ और होता है? देखिए, कंपनी का मकसद क्या होगा उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम खुद देख लें हमारे लिए मजबूरी बनेगी या नहीं बनेगी, पहले ये बताएं। जी सर, मजबूरी बनेगी अगर हमें लेन चाहिए तो हम वो ना चाहते, हमें अगर वही चाहिए, और ऐसा होता है, मतलब अगर आप ग्रॉसरी खुदा ना खास्ता घर की खुद करते हैं, तो ग्रॉसरी करने जाएं, आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए भी, अब सिंगल पैक में अवेलेबल ही नहीं है, आप भाई से मजबूरी उठा के ले आएंगे, हालांकि आपकी जेब शायद इजाज़त ना दे रही हो और बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन बाय से मजबूरी आप ले आएंगे, सो क्या करना पड़ सकता है। तो ये तो हमारी बात हो गई, हम अभी परचेजर के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। अगर आप सप्लायर के व्यू पॉइंट से बात करें तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में ये मुख्तलिफ टूल्स होते हैं टू बीट द कस्टमर, और वो बीट कंपैटिटर को बीट करने का तरीक़ाकार, असल में एक तरीक़ाकार ये भी लिखा होता है कि आप जो कंपैरिजन है अपने कस्टमर के लिए वो बहुत मुश्किल बना दें, कि जिस तरह से आप प्रोडक्ट की पैकिंग करके दे रहे हैं 2 या 3 के अंदर, तो वो जो एवरेज निकालेगा, वो एवरेज निकाल के किसी और से कंपेयर करने के चक्कर में जाएगा, तो वो कंपैरिजन उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस तरह की पैकेजिंग में कोई और चीज़ उतने ग्रामेज के अंदर, अगर आप जैसे मिसाल दे रहा हूँ, वो देखें तो सोप होता है, वो पैकिंग में पड़ा होता है 2-3 की, तो वो जो उसके जितने ग्राम का वो सोप है और कोई और प्रोडक्ट कितने ग्राम की सिंगल में पड़ी हुई, अगर आप पर ग्राम कॉस्ट निकालेंगे तो ही आपको पता लगेगा ये इफेक्टिवली आपको सस्ती पड़ी है महंगी, लेकिन इतना वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर पे बैठ के कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। तो ये इनफैक्ट कस्टमर की साइकी से प्ले करने की बात होती है, कस्टमर की साइकी से प्ले करके वो ज़्यादा सेल अचीव कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका काम, उनका मकसद इससे सेल ज़्यादा अचीव करना है, जिसने एक लेके जानी है वो मजबूरी में 2 ले जाएगा, और वो मजबूरी में 2 ले जाएगा तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ जाता है, जब आप इस तरह की पैकेजिंग करते हैं, थोड़ी सी डिस्काउंट उस पर ऑफर कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ जाता है, फिर कस्टमर्स की तादाद बढ़ सकती है, फ्यूचर बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो कंपनीज ये तरीकाकार इसलिए ऑप्ट करती हैं जनाब। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम। तो आई होप कि अब नेक्स्ट वीक तक जब आप आएंगे सारे लोग, तो कुछ ना कुछ जितने भी क्वेश्चंस भेजे मैं उनको सॉल्व करें, कोई और भी अगर आपके जहन में क्यूरी हो आप करें, और इंशाल्लाह फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।